अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, इसका इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। 5-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड वेट लॉस फॉर 3 weeks। चेस्ट रेडियोग्राफ की गई तो रिवील हुआ राइट अपर लोब कोलैप्स एंड कंसोलिडेशन एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, इसके अलावा मोंटॉक्स टेस्ट किया तो उसमें 20 मिलीमीटर जितनी इंड्यूरेशन भी रिवील हुई है। तो ये एक टिपिकल केस है ट्यूबरक्यूलोसिस का। ट्यूबरक्यूलोसिस एक्चुअली सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का आफ्टर HIV फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में HIV के बाद जो है इन्फेक्शियस कॉज डेथ का ट्यूबरक्यूलोसिस बनता है। करंटली पाकिस्तान जो है ये 5वें नंबर पे है अमंग दी 22 हाई TB बर्डन कंट्रीज़ में। 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है which account for about 61% of all estimated TB cases around the world. According to WHO, incidence sputum positive TB cases का, जिसमें sputum positive मिल रहे हैं TB पेशेंट्स में, उसका इंसिडेंस जो है पाकिस्तान में 1 लाख में से 97 पर ईयर है। ठीक है, 97 लोगों को। एंड फॉर ऑल टाइप्स इट इज़ 1 लाख में से 231 केसेस। ठीक है, जिनमें स्पूटम अभी पॉजिटिव नहीं आता। ओवरऑल आल केसेस 231 है 1 लाख में से, बाकी स्पूटम पॉजिटिव के 97 है। या फिर अराउंड हम कह सकते हैं 5,10,000 न्यू केसेस हर साल जो हैं वो TB के हो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, 5,10,000। सबसे पहले आ जाती हैं डेफिनेशंस, पढ़ते आते हैं। एक होती है प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है प्रीवियसली अनइन्फेक्टेड बच्चे में। बच्चे को पहले कभी कोई इन्फेक्शन नहीं था, अनइन्फेक्टेड था, उसको पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस। उसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये 2 टाइप्स हैं प्राइमरी TB की। ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ना फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन in a child where the bacilli are taken into the regional lymph node, the site of main activity। यानी फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है, पेशेंट कभी भी TB बैक्टीरिया से एक्सपोज नहीं हुआ, वो तो हो गया प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस। अब बच्चों में इसका इनिशियल जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्चुअली प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है गोन फोकस, दूसरा लिम्फेंजाइटिस और तीसरा लिम्फेडिनाइटिस। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन बच्चे में जहाँ पे बेसिलाई जो है वो रीजनल लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, द साइट ऑफ मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिक जो लेजन बनती है ना प्राइमरी इन्फेक्शन में, वो यही है जो 3 मैंने आपको बताया। एक होता है प्राइमरी फोकस जिसको कह रहे हैं गोन फोकस। ये क्या होता है, ये इनिशियल साइट है जहाँ पे बैक्टीरिया पहले जाके लंग्स में सेटल करता है, एक छोटी सी लेजन बनाता है, उसको कहते हैं गोन फोकस। दूसरा आता है हमारे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में लिम्फेंजाइटिस। लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लामेशन जो कि इस बैक्टीरिया को कैरी कर रही हैं फ्रॉम द गोन फोकस। तीसरा आता है लिम्फेडिनाइटिस, ये रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्फ्लामेशन को कह रहे हैं। ठीक है, नोड्स की इन्फ्लामेशन जिनमें ये लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन कर रही हैं टिपिकली चेस्ट में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं हमारे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में। कलेक्टिवली इसको हम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, गोन फोकस को, लिम्फेंजाइटिस को और लिम्फेडिनाइटिस को। अच्छा, फिर आता है प्राइमरी TB की, ये हो गई पहली टाइप प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। दूसरी टाइप होती है, अच्छा इसका फिगर भी बना हुआ है 10.19 में। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का फिगर बना हुआ है 10.19। प्राइमरी ट्यूबरकुलस लेजन दिखाई गई है, प्राइमरी लंग लेजन छोटी सी बनी है, ऊपर लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, तो गोन फोकस, लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडिनाइटिस होता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। ये जो दूसरी फिगर है ना 10.20, इसमें जो है ये फिगर दिखाई गई है पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलस लेजन। एक्चुअली ये टाइप ऑफ TB तब होती है आफ्टर द इनिशियल या प्राइमरी इन्फेक्शन। ये यानी एक्सटेंशन है डिजीज़ की बियॉन्ड द ओरिजिनल प्राइमरी फोकस, जो पहले फोकस बना है उसकी एक्सटेंशन हो गई है। तो ये 2 तरह से होती है, या तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या सेकेंडरी TB, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी पहले बनता वही प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है, वो फिर आगे या तो प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा या सेकेंडरी TB की फॉर्म में होगा।
प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या है कि कुछ केसेस में जो इनिशियल प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है वो हील नहीं होता और वो प्रोग्रेस करके डिजीज़ को स्प्रेड करवाएगा, ठीक है। वो हम कह रहे हैं प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिजीज़ बियॉन्ड द प्राइमरी फोकस एंड द रीजनल लिम्फ नोड बाय ब्रोंकोजेनिक या हेमेटोजेनस स्प्रेड, ठीक है, उसके थ्रू ये स्प्रेड हो गया। इट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। या फिर होता है सेकेंडरी टीबी के ज़रिए। ये एक्चुअली रीएक्टिवेशन है, प्रीवियसली हील हो चुका था या फिर डॉर्मेंट टीबी इन्फेक्शन था, उसकी रीएक्टिवेशन से होती है सेकेंडरी टीबी। बैक्टीरिया जो कि बॉडी में दोबारा से एक्टिव हो जाता है, अब नया से डिजीज़ एपिसोड करवाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट की इम्यून सिस्टम वीक हुआ या कोई और फैक्टर होगा। तो एक्टिव टीबी, ये एक्टिव टीबी होती है, यानी सेकेंडरी टीबी क्या है? इट इज़ द एक्टिव टीबी विच कैन अकर एनी टाइम आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन और डिजीज़ ड्यू टू द एंडोजेनस और एक्सोजेनस री इन्फेक्शन। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने देखा कि प्राइमरी टीबी क्या है, उसकी दो टाइप्स, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोग्रेसिव। अच्छा जी, इसके बाद आता है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल। ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल का मतलब है कि लेस देन 1% ट्यूबरकुलिन पॉजिटिविटी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स, यानी 0 से 14 साल की उम्र के दरमियान जितने भी बच्चे हैं, तो या उनमें अगर हमें 0 से 14 की एज वाले बच्चों में अगर हमें ट्यूबरकुलिन की पॉजिटिविटी मिलती है, वो लेस देन 1% ट्यूबरकुलिन पॉजिटिविटी मिलती है इस ग्रुप में, ठीक है, उसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। अच्छा, अब आता है एटियोलॉजी। ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है ये डिज़ीज़, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकल बेसिलाई, ये बैक्टीरिया है क्या? बेसिलाई होते हैं। ये एक्चुअली नॉन स्पोर फॉर्मिंग और नॉन मोटाइल वीकली ग्राम पॉजिटिव रॉड होती है, ठीक है, रॉड बैक्टीरिया है, और ये ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन मोटाइल, वीकली ग्राम पॉजिटिव, ऑब्लिगेट एरोब है, और इसका एक की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एसिड फास्ट है, यानी कि ये अगर हम इसको एसिड से कलर करते हैं तो ये रेजिस्ट करता है डीकलरेशन बाय द एसिड्स, एसिड डाइज, ठीक है, एसिड फास्ट है, उसको रेजिस्ट करेगा। अब इसकी टीबी की ट्रांसमिशन हमें पता है एयरबोर्न होती है। पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय इनहेलिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, ठीक है। किसी को टीबी है, उसके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो है दूसरा हेल्दी पर्सन अगर इनहेल करता है तो उसको भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। तो इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को इनहेल करने से ये ट्रांसमिट होता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द एरोलाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। और अगर पुअर एयर सर्कुलेशन होगी, वेंटिलेशन नहीं है, एयर सर्कुलेशन सही नहीं है, तो उससे और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है इसकी ट्रांसमिशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, जिस तरह क्राउडेड प्लेसेस में होता है। तो एयर नहीं सर्कुलेट कर रही तो वो बैक्टीरिया के ड्रॉपलेट्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स में जो बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, वो फिर वहीं रहेगा उस जगह पे, क्योंकि एयर सर्कुलेट नहीं कर रही। फिर कोई भी अगर वहाँ पे इनहेल करेगा वो बैक्टीरिया सांस लेने से उनके साथ हेल्दी लोगों को लगेगा। ठीक हो गया। पेशेंट यूजुअली बिकम नॉन इन्फेक्शियस विद इन 2 weeks आफ्टर स्टार्टिंग एडिक्वेट एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट। जैसे अगर पेशेंट कोई भी जो है वो टीबी से डायग्नोस होता है, अगर पेशेंट जो है वो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग स्टार्ट कर लेता है, ट्रीटमेंट लेता है, उसके 2 हफ्तों के ही अंदर बिल्कुल ही नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। यानी दवाइयाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 2 हफ्तों के अंदर पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो गया है। अब वो दूसरों को अगर छींकेगा, खांसेगा, अपने ड्रॉपलेट से दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस हो गया है। ठीक है, 2 weeks में हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती है टीबी की? एक होता है पल्मोनरी टीबी। उसमें हमारे पास जो इनिशियल सिम्टम्स हमें मिलते हैं पल्मोनरी टीबी में, उसमें पेशेंट को बुखार होता है, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, मलेज यानी जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट को कहते हैं मलेज, फटीगेबिलिटी, ईजीली टायर्ड यानी हो जाएगा, वेट लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें नाइट स्वेट्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ जो बच्चे हैं उनको साइंस और सिम्टम्स वो शो कर भी सकते हैं ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिस तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोरिजा होता है, स्नीजिंग, राइनोरिया, कफ, तो
ये चीज़ें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले भी सिम्टम्स कुछ बच्चे शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी टीबी में जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमें मेडिस्टेनल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, ठीक है। मेडिस्टेनम के लिम्फ नोड्स इनलार्ज मिलते हैं, या हमें क्लासिक इनफिल्ट्रेट मिलेंगे विद द हाइलर एडिनोपैथी, या तो मेडिस्टेनल लिम्फेडेनोपैथी या हमें क्लासिक इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे हाइलर एडिनोपैथी के, यानी लंग्स के लिम्फ नोड्स लंग्स के करीब जो है वो स्वॉलन होंगे, साथ में पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स भी होंगे नोड्स की स्वेलिंग के साथ। अच्छा, पल्मोनरी टीबी के बाद अब ट्यूबरक्यूलस प्लूरल इफ्यूजन की क्लिनिकल फाइंडिंग देखें। ये ना एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है ट्यूबरक्यूलस प्लूरल इफ्यूजन। ये तब होती है जब बैक्टीरिया लिम्फ नोड से या फिर सब प्लूरल फोकस से, सब प्लूरल फोकस क्या होता है, स्मॉल इन्फेक्टेड एरिया अंडर द प्लूरा, उससे या लिम्फ नोड से बैक्टीरिया डिस्चार्ज हो इनटू द प्लूरल स्पेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिस्चार्ज प्लूरल स्पेस में कब होता है, इनिशियल इन्फेक्शन के 6 से 12 महीनों के बाद ये हो सकता है, ठीक है। वो प्लूरा में चला जाएगा। तो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होंगे जिसमें इसमें उनको कफ होगी, प्लूरिटिक पेन होगा यानी शार्प किस्म का चेस्ट पेन होगा, इंस्पायरेशन पे और ज़्यादा वर्स होगा, लीनिंग फॉरवर्ड से रिलीव होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और इसके अलावा फ्लूइड इन द चेस्ट के साइंस होंगे जैसे डिस्निया वगैरह, जिस तरह चेस्ट में अगर फ्लूइड हो। तो ये हो गया ट्यूबरकुलस प्लूरल इफ्यूजन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्राइमरी टीबी की। अब रीएक्टिवेशन या पोस्ट प्राइमरी टीबी की देखें फाइंडिंग्स, तो जो हील्ड लेशंस होती हैं, हील हो गई, ये दोबारा से एक्टिव हो सकती हैं, स्पेशली अपाइसिस में। हमारे लंग्स की जो टॉप पार्ट होता है ना अपाइसिस, वहाँ पर रीएक्टिवेशन ज़्यादा होती है। तो इसको कहते हैं रीएक्टिवेशन या पोस्ट प्राइमरी टीबी, जहाँ पे लेशंस केजिएट करेंगी, यानी वो लेशंस चीज़ की तरह हो जाएंगी ड्यू टू द सेल डेथ, और लिक्विफाई हो जाएंगी, कैविटीज़ बना देंगी, ठीक है, अपाइसिस पे। तो हील्ड लेशंस एक्टिव बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन की जगह हो सकती हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा एपाइसिस पे ज़्यादातर। इसको अपाइकल सीडिंग या सिमन फोकाई भी कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर ये रीएक्टिवेशन हो रही है उसको सिमन फोकाई भी कहा जाता है। इनमें केजिएशन होगी और लिक्विफिकेशन होगी, कैविटीज़ बना देती हैं। फिर आता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। अब इसकी क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं अगर मिलियरी टीबी होगी। मिलियरी टीबी एक्चुअली सिवियर फॉर्म ही होती है टीबी की, जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स को साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट करते हैं। उसको कहते हैं मिलियरी टीबी, ठीक है। तो मिलियरी जो है ये अपीयरेंस होती है, टाइनी से मिलेट सीड होते हैं, बाजरे के दाने होते हैं, इसीलिए इसको मिलियरी टीबी कहा जाए। ऐसे छोटे छोटे से इसमें ट्यूबरकल्स बनते हैं, ठीक है, लंग में और बाकी ऑर्गन्स में एज ए रिज़ल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड डायसेमिनेशन। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें। आगे इसने बताया है अगले पॉइंट में कि मिलियरी टीबी जो है ना, ये प्राइमरी टीबी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इनिशियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया क्या किया कि बैक्टीरिया ट्यूबरकुलस फोकस से इरोड होकर ब्लड वेसल में चला गया, उससे मैसिव सिस्टमिक स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन का, और ये 3 से 6 माह लग सकते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के। 3 से 6 माह के अंदर ये मिलियरी टीबी भी हो सकती है, ब्लड में चला जाए अगर बैक्टीरिया। तो इसके जो है ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी इसने बताई है कि सिम्टम्स जो जनरलाइज्ड होते हैं और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम क्योंकि इसमें मिलियरी टीबी में हो रहे हैं अफेक्ट, तो सिस्टमिक सिम्टम में पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक होंगे। उसमें बुखार होगा हाई ग्रेड का, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हाई ग्रेड फीवर, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, मलेज, फटीगेबिलिटी, ठीक है। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डिजीज़ बहुत से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है मिलियरी टीबी में। कॉमनली आपने याद रखना है लंग्स, स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो। तो उससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। और अच्छा, पल्मोनरी सिम्टम में क्या होगा, कॉमन है इसमें कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्लूरिटिक पेन। कैसे मिलियरी टीबी को डायग्नोस करते हैं, चेस्ट एक्सरे इसमें की डायग्नोस्टिक होता है। हमें क्लासिक साइन मिलता है मिलियरी टीबी का कि बहुत से छोटे छोटे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्यूल्स होती हैं, यानी ट्यूबरकल्स होते हैं, जो पूरी लंग फील्ड में छोटे छोटे से स्कैटर्ड होंगे, बिल्कुल बाजरे के दाने को रिजेंबल कर रहे होंगे।
अदर फाइंडिंग्स में हाफ ऑफ द केसेस में पेशेंट की लिवर और स्प्लीन भी इनलार्ज हमें मिल सकते हैं। लिम्फेडेनोपैथी, जनरलाइज्ड स्वॉलन लिम्फ नोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे जो फिगर है 10.22, इसमें सीटी स्कैन दिखाया गया है ब्रेन का, जिसमें हमें लेशंस मिल रही हैं ड्यू टू ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो फिगर है 10.21, उसमें पल्मोनरी टीबी की कॉम्प्लिकेशन प्लूरल इफ्यूजन दिखाया है। ठीक है, इसमें देखिए लेफ़्ट लोअर लंग फील्ड में, लेफ़्ट लोअर लंग जोन में एक होमोजीनस लंग ओपेसिटी है। और होमोजीनस हमेशा दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोलैप्स होगा या फिर वो इफ्यूजन होगी। और इसमें देखिए कोस्टोफ्रेनिक एंगल और कोस्टोकार्डिक एंगल दोनों ओब्लिटरेट हो गए हैं, तो ये प्लूरल इफ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है। इफ्यूजन तब हो रही थी जब बेसिला जो है वो लिम्फ नोड से या सब प्लूरल पल्मोनरी फोकस से डिस्चार्ज होकर प्लूरल स्पेस में चला जाता है। इसको 6 से 12 महीने लगते हैं आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, और ये फिर इफ्यूजन हो जाती है। कफ, प्लूरिटिक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड द साइंस ऑफ फ्लूइड इन द चेस्ट हमें मिलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब ये जो टॉपिक है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ज़्यादा डिटेल में हमने CNS वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर देखें उन्होंने सिटी दिखाया है जिसमें हमें लेशंस नज़र आई हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की वजह से। ये भी टीबी की कॉम्प्लिकेशन है, मेनिंजीज में टीबी चली गई है, सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है अगर इसको ट्रीट ना किया गया। अनलाइक द अदर फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस, ये जल्दी डेवलप होती है, स्लो और इंसीडियस ऑनसेट होता है, और सिम्टम्स हफ्तों में ही वर्सन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड से भी आ सकता है, या फिर कोई रिच फोकाई जैसे सब एपेंडाइमल ट्यूबरकल्स, यानी ब्लड के ज़रिए तो आया, इनिशियल टीबी का इन्फेक्शन हुआ लंग्स में, ब्लड के थ्रू ये CNS में गया, वहाँ पर ये रिच फोकाई बनाता है, सब एपेंडाइमल ट्यूबरकल बनते हैं, जो कि एसेंशियली स्मॉल एब्सेसेस होती हैं या ग्रेनुलोमास। फिर जब यही रिच फोकाई रप्चर करेगा तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाएंगे, एक्सुडेट बनेगा, इन्फ्लामेशन होगी, और इनकेस कर देंगे और कंप्रेस करेंगे क्रीनियल नर्व्स को, तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फेशियल पाल्सी होगी, CSF को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, हाइड्रोसेफेलस होगा, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन, वास्कुलाइटिस करवाएंगे, स्ट्रोक भी करवा सकते हैं, ब्लड क्लॉट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में वैसे जो सिम्टम्स होते हैं ना वो प्रोग्रेस करते हैं फेजेस में। प्रोड्रोमल फेज़ होता है, मेनिंजाइटिक फेज़ और पैरालाइटिक फेज़। प्रोड्रोमल 1 से 3 हफ्ते होता है, लो ग्रेड फीवर, मलेज, फटीग, हेडेक वर्सन हो जाएगा टाइम के साथ, पर्सनैलिटी चेंज एंड इरिटेबिलिटी। प्रोड्रोमल के बाद जो मोर प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिकल फीचर्स का आता है मेनिंजाइटिक फेज़, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड और सिवियर हेडेक, नोजा, वॉमिटिंग, मेनिंजिस्मस यानी स्टिफ नेक, फोटोफोबिया, ये हमें क्लासिक साइन मिलते हैं, कन्फ्यूजन, लेथार्जी, सीजर्स, क्रेनियल नर्व पाल्सी। तीसरा फिर आता है पैरालाइटिक फेज़। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो डिटोरिएशन हो जाएगी टू स्टूपर, कॉमा एंड इवन डेथ, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे हेमीपैरेसिस, वन साइड ऑफ द बॉडी की वीकनेस। अच्छा, स्केलेटल जो ट्यूबरकुलोसिस है ये मोस्ट कॉमनली वर्टिब्री अफेक्ट होती हैं, और उससे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन होगा, जिसको हम कहते हैं पॉट्स डिजीज़। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। थोरेसिक वर्टिब्री जो है ना, स्पेशली T12, ये आपने याद रखना है, कॉमनली इन्वॉल्व होती है। बॉडी जो है, वर्टिब्री के स्पाइंस होते हैं, बॉडी होती है, तो बॉडी यूजुअली इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। टीबी में वर्टिब्री की बॉडी इफेक्ट होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उससे कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो वर्टिब्री कोलैप्स करेगी तो उससे हमें विजिबल एंगुलेशन ऑफ द स्पाइन नज़र आएगी। ऑब्वियसली बीच में एक वर्टिब्री कोलैप्स कर जाएगी तो एंगुलेशन हो जाएगी ना, उसको कहते हैं गिब्बस या काइफोसिस। एक्सरे स्पाइन करवाएंगे तो उसमें हमें डिस्क स्पेस जो है वर्टिब्री के दरमियान वो नैरो नज़र आएगी। ठीक है, स्केलेटल टीबी में एक्सरे पे ये नैरोइंग नज़र आएगी और वेजिंग नज़र आएगी वर्टिब्रल बॉडी की, कॉजिंग द एंगुलेशन ऑफ स्पाइन। फिर आती है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। एब्डोमिनल टीबी आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली जेजनम और इलियम इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, नियर द पेयर पैचेस। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं जेजनम और इलियम, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें अफेक्ट होते हैं पेयर पैचेस के करीब। ये ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस भी करवा सकता है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन एब्डोमिनल लाइनिंग का। ठीक है, तो ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस भी हो सकती है। कैसे मैनिफेस्ट करेगा ये पेरिटोनाइटिस? पाल्पेबल,
नॉन टेंडर एब्डोमिनल मास होगा, डोई फील की तरह, बिल्कुल डो की तरह फील होगा, बिल्कुल डो की तरह डोई फील। और असाइटीज़ मिलेगी हमें इसमें, ठीक है, एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप। तो ये होता है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। जनरलाइज्ड ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, हेमाटोजेनस डायसेमिनेशन के ज़रिए ब्लड के थ्रू यहाँ पे आया है। पाल्पेबल इरेगुलर नॉन टेंडर मास होगा विथ डोई फीलिंग ड्यू टू द मेटेड लिम्फ नोड, ओमेंटम एंड पेरिटोनियम। और साथ में असाइटीज़ विथ फीवर मिल सकता है। फिर रीनल टीबी आती है। रीनल टीबी रेयर फॉर्म है जो किडनीज़ को अफेक्ट करती है। बच्चों में रेयर है क्योंकि इसमें बहुत साल लग जाते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ये रीनल टीबी हो, ठीक है। इसके अलावा सुपरफिशियल लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? ये एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं स्क्रोफूला। स्क्रोफूला जो ना स्किन के नीचे जो लिम्फ नोड्स हैं उसको अफेक्ट करती है। इनिशियली तो नोड्स फर्म होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, नॉन टेंडर होंगे, फर्म डिस्टिंक्ट नॉन टेंडर। फिर वो ग्रेजुअली बड़े होंगे, इनलार्ज होंगे, और अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो स्किन जो होगी नोड्स के ऊपर वो रप्चर होगी और उसमें से ड्रेनिंग साइनस ट्रैक बन सकता है, साइनस ट्रैक बनेगा, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल लिम्फ नोड की टीबी, उसमें स्क्रोफूला आ जाता है, इसको कहते हैं स्क्रोफूला। दैट्स इट। तो ये डिफरेंट हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, क्लिनिकल फाइंडिंग डिफरेंट टीबी में। अब हमने करनी है डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। ये फिगर देखिए 10.23 में सीटी स्कैन है जिसमें हमें इनलार्ज लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं नेक में, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स हमने एवेल्युएट करने हैं ताकि हम सस्पेक्टेड केस ऑफ टीबी को जो है डायग्नोज करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होती है। अच्छा, वैसे तो डायग्नोसिस में पल्मोनरी टीबी में ऑब्वियसली यही सिम्टम्स होंगे, फीवर, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, फटीग। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर टीबी है तो उसके ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा उसके स्पेसिफिक सिम्टम होंगे, जैसे स्केलेटल टीबी में स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, सुपरफिशियल लिम्फ नोड टीबी में एनलार्ज्ड फर्म लिम्फ नोड्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फर्दर कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं जिससे हम डायग्नोसिस को इवेलुएट करते हैं। तो सस्पेक्टेड केस बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इंटरफेरोन गामा रिलीज असे, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, AFP स्मीयर, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलर स्मीयर, एंड कल्चर ऑफ बॉडी सिक्रीशंस, और इसके अलावा बायोप्सी, ठीक है। हर एक पॉइंट को इसको मैं एलेबोरेट करूँगी। उसमें सबसे पहले देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा एडल्ट जिसने एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी ली है पिछले 2 साल में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज़ कंसीडर्ड एज अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसने पिछले 2 साल में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है वो ट्रीटमेंट लिया है, एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट लिया है। ये कॉन्टैक्ट जो है ये फैमिली में भी हो सकता है, इंट्रा फैमिलियल, या फिर जो पर्सन्स इन द नेबरहुड जिनको जो हैंडल कर रहे हैं चाइल्ड को फ्रीक्वेंटली, जिनके पास जो है चाइल्ड फ्रीक्वेंटली होता है फैमिली के अलावा, एक्स्ट्रा फैमिलियल भी ये कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको 2 साल पिछले 2 साल में ATT एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी उन्होंने लगवाई है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ट्रीटमेंट लिया हुआ है अगर, तो वो एक्स्ट्रा फैमिलियल भी हो सकता है, इंट्रा फैमिलियल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। 1 यूनिट ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज़ इंजेक्टेड इंट्राकुटेनियसली इन द लेफ्ट फोरआर्म so as to form a wheal of about 5 mm by a sterile tuberculin syringe and a 26 gauge needle। अच्छा, इसमें टेस्ट में 1 यूनिट प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, PPD कहा जाता है उसको, वो हम इंट्राकुटेनियसली लेफ़्ट फोर आर्म में इंजेक्ट करते हैं ताकि एक व्हील बन जाता है, 5 मिलीमीटर जितना व्हील बनता है। और ये PPD इंजेक्ट हम कैसे कर रहे हैं? स्टेराइल ट्यूबरकुलिन सिरिंज की मदद से और 26 गॉज के नीडल से। अब टेस्ट को जो है ना 48 to 72 आवर्स के बाद देखा जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एरिया ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अबव, यानी अगर वो जो हमने बनाया है व्हील इंजेक्ट किया, अगर वहाँ पे इंड्यूरेशन 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बनती है, सेंट्रल एरिया ऑफ इंड्यूरेशन होता है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर इंड्यूरेशन जो है वो 5 मिलीमीटर से कम है तो हम उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स कहेंगे। लेकिन अगर 5 और 10 के दरमियान है, 5 to 10 मिलीमीटर के दरमियान हुई है इंड्यूरेशन, तो ये डाउटफुल रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद आता है इंटरफेरोन रिलीज़ असे। ब्लड टेस्ट के ज़रिए
इंटरफेरॉन गामा जनरेशन के ज़रिए भी जो है पेशेंट्स की टी सेल्स को हम डिटेक्ट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन। ठीक है, उसके टी सेल्स डिटेक्ट कर रहे हैं जो उस ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन के अगेंस्ट है, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरॉन रिलीज असे। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में लंग मोस्ट कॉमन होता है और फर्स्ट साइट है टीबी की इन्वॉल्वमेंट की। तो चाइल्डहुड डायग्नोसिस ऑफ चाइल्डहुड प्राइमरी टीबी मेनली ही एक्सरे चेस्ट पे ही रिलाई करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, तो हम एक्सरे चेस्ट पे करवाएंगे। एसिड फास्ट बेसिलस स्मेयर एंड कल्चर, मोस्ट जो स्पेसिफिक कन्फर्मेशन है पल्मोनरी टीबी की वो है आइसोलेशन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम अ क्लिनिकल सैंपल। ठीक है, तो एसिड फास्ट बेसिलाई स्मेयर और कल्चर के लिए हम सैंपल लेते हैं, हम स्पूटम भी कलेक्ट कर सकते हैं। पल्मोनरी टीबी के केस में हम जो है स्पूटम लेंगे, स्मेयर उसको हम तब कहेंगे कि स्मेयर पॉजिटिव है अगर 1 और मोर स्पूटम स्मेयर्स पॉजिटिव आते हैं। अगर यंग बच्चा है तो हम उसकी अर्ली मॉर्निंग गैस्ट्रिक एस्पायरेट भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ द स्पूटम। ठीक है, एनजी ट्यूब के ज़रिए हम गैस्ट्रिक एस्पायरेट लेंगे, उसमें हमें 30 to 40% ऑफ द केसेस में ऑर्गेनिज्म यील्ड हो जाता है, तो इसका हम कल्चर कर रहे हैं, स्मेयर बना रहे हैं। अच्छा, उसके लिए जो मीडिया है ये आपने याद रखना है कि लॉवेंस्टाइन जेनसन मीडिया जो है उसको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और अनदर 2 to 4 वीक्स लगेंगे फॉर द ससेप्टेबल टेस्टिंग। एक वो होता है बैक्टिक रेडियोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, बैक्टिक रेडियोमेट्रिक सिस्टम कल्चर और सेंसिटिविटी रिजल्ट्स इसके 7 से 10 दिन में ही हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव है बाकी मीडिया से और इसको भी हम स्पूटम कल्चर के लिए लेते हैं। तो लॉवेंस्टाइन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 4 से 6 हफ्ते। बैक्टिक ज़्यादा सही है, वो जल्दी आ जाते हैं रिजल्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है 10.24 इसमें ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट दिखाया है इन्होंने और 10.25 में मॉन्टॉक्स टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड है। अभी फिगर देखिए 10.26, इसमें कंसोलिडेशन इन ट्यूबरकुलोसिस दिखाई गई है। राइट अपर जोन में नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है। ठीक है, नॉन होमोजेनस जो है वो कंसोलिडेशन भी हो सकती है, कैविटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन दिखाई गई है टीबी में। 10.27 में नीचे ही फिगर है जिसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस दिखाए गए हैं। पूरी की पूरी इंटायर बायलेटरल लंग फील्ड्स में हमें स्कैटर्ड ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं। 10.28 में पेरिकार्डाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस शोन है। देखिए, पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन हो गई है टीबी की वजह से। और इसके अलावा लेफ़्ट लोअर और मिडल लंग जोन्स में होमोजेनस ओपेसिटी मिल रही है जो कि प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, कोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा नीचे ही फिगर है 10.29, इसमें ट्यूबरकुलस पायोन्यूमोथोरैक्स शोन है, यानी पस और एयर जो है ये स्पेस के दरमियान आ गए हैं। लंग और चेस्ट वॉल के दरमियान की जो स्पेस है उसके दरमियान पस और एयर एक्यूमुलेट हो गई है, उससे फिर कोलैप्स लंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पायोन्यूमोथोरैक्स। देन आता है लास्ट में बायोप्सी। इन केस ट्यूबरकुलस एडिनाइटिस अगर हो गया है तो फिर हम हिस्टोलॉजिक कंफर्मेशन करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। उसके लिए हमें एक्सीजनल बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी प्लूरल मेम्ब्रेन की यील्ड करेगी पॉजिटिव एसिड फास्ट स्टेन या कल्चर। ठीक है, एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे और फिर उसमें प्लूरल मेम्ब्रेन की अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव मिल सकती है एसिड फास्ट स्टेन से या कल्चर कर लेंगे उसका। और ये हम ट्यूबरकुलस एडिनाइटिस के केस में कर रहे हैं, यानी लिम्फेडिनोपैथी के केस में, जिसमें लिम्फ नोड की भी इन्फेक्शन हो गया, लिम्फेडिनोपैथी हुई है, जिसको स्क्रोफूला कह रहे थे। सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इफेक्ट होंगे तो उसकी बायोप्सी ले रहे हैं। देन लास्ट में इसने कुछ अदर न्यू टेक्निक्स बताएंगे। डीएनए प्रोब, ये प्रोब्स जो है डीएनए सीक्वेंस को यूज़ करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू स्पेसिफिक आरएनए या डीएनए सीक्वेंस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये 100% सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिक हैं जब हम इनको यूज़ करें ऑन द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। सेंसिटिविटी जो है ड्रॉप कर जाती है जब प्रोब्स को हम डायरेक्टली पेशेंट सैंपल पे यूज़ करें। एक्चुअली ये जो मेथड है इसमें डीएनए प्रोब होता है, स्मॉल लैब पीस होता है डीएनए का, जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू स्टिक
या कॉम्प्लीमेंट टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कैसे काम करता है, इसको आप ऐसे थिंक करें कि प्रोब एक की है और बैक्टीरियल डीएनए जो है वो एक लॉक है। की जो है हमारा प्रोब वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ लॉक को ही जो है, स्पेसिफिक लॉक को ही जो है वो फिट होगा, यानी डीएनए ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। तो जब हम प्रोब ऐड करते हैं सैंपल में तो वो बाइंड कर जाएगा एनी बैक्टीरियल डीएनए के साथ, अलाउइंग साइंटिस्ट टू डिटेक्ट इट। ठीक है, तो इसने बताया कि इसकी सेंसिटिविटी 100% है और स्पेसिफिक भी है। ये आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स पे हम यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया ग्रो किए गए हों लैब में। लेकिन हाउएवर अगर हम इसको पेशेंट के सैंपल पे डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो फिर इसकी सेंसिटिविटी ड्रॉप कर जाती है, क्योंकि पेशेंट के सैंपल में हमें पता है कि बहुत सारे और भी मटेरियल होते हैं और बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए होता है, तो इसलिए वहाँ पर ये प्रोब यूज़ करना जो है वो मुश्किल है और उसके टारगेट को फाइंड करना। देन एक और है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहा जाता है। पीसीआर भी एक पावरफुल लैब टेक्निक है जिसमें मिलियन या इवन बिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की बनाई जाती है। तो कैसे काम करता है पीसीआर ना, एक्चुअली एम्पलीफाई कर देता है या इंक्रीज़ करता है अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। पेशेंट के सैंपल में सिर्फ टाइनी अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो पीसीआर ना मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर है, ऐसा समझे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। फिर हम आसानी से बैक्टीरिया को डायग्नोस करेंगे, बेशक हमारे पास ओरिजिनल सैंपल बहुत ही थोड़ा हो, पीसीआर के ज़रिए फिर हम कर लेते हैं। ये बता रहा है पीसीआर इंक्रीजेज सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए टेस्टिंग। डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड and replicated thousands of times and then detected using the nucleic acid probe or specifically stained electrophoresis gels। और इसके पीसीआर के जो रिज़ल्ट्स हैं पीसीआर टेक्निक के वो विद इन 48 आवर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसकी 95% सेंसिटिव है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये स्पेसिफिक होता है इन द स्पूटम पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद आती है मैनेजमेंट। टीबी की पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की मैनेजमेंट देखेंगे, ओवरऑल भी देखेंगे। इन जनरल जो ट्रीटमेंट है मोस्ट फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, सर्वाइकल टीबी का, लिम्फेडिनोपैथी और पल्मोनरी टीबी का सबका सेम ही है, रेकमेंड किया जाता है 6 महीनों तक। ठीक है, बोन और जॉइंट की टीबी, डायसेमिनेटेड टीबी अगर है, सीएनएस की टीबी, इनको हम 9 से 12 महीनों में ट्रीट करेंगे। बाकी को हमने देखा 6 महीने, बाकी बोन, जॉइंट, डायसेमिनेटेड, सीएनएस को 9 से 12 महीने। एडजंक्ट मेडिकल थेरेपी में आ जाता है हमारे पास सर्जिकल डिब्राइडमेंट इन द बोन एंड जॉइंट डिजीज़ एंड वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग इन द सीएनएस डिजीज़। ठीक है, ये एडजुवेंट मेडिकल थेरेपी आ जाती है कि हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करेंगे अगर बोन और जॉइंट की डिजीज़ है। इसके अलावा हम सीएनएस की अगर डिजीज़ है तो हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगाएंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशंस की इंडिकेशंस क्या हैं? अगर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है तो हमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा पेशेंट को। अगर एक्सटेंसिव पल्मोनरी, ऑशियस, रीनल या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें भी हमें हॉस्पिटलाइज़ करना होगा। ठीक है, एक्सटेंसिव पल्मोनरी, ऑशियस, रीनल या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है ना, यंग इन्फेंट, यंग को है हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन या अगर स्टीरॉयड थेरेपी की नीड है तो उसमें भी फिर हमें हॉस्पिटलाइज़ करना होगा। अब स्पेसिफिक मेजर्स क्या हैं? स्पेसिफिक मेजर्स में देखें, जो आइसोनियाज़िड है और रिफाम्पिसिन, ये 2 आउटस्टैंडिंग प्राइमरी ड्रग्स हैं। ठीक है, आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्पिसिन आउटस्टैंडिंग प्राइमरी ड्रग्स। इरेगुलर ट्रीटमेंट से ही रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ये बेस्ट ऑप्शन होता है ताकि रेगुलर इनटेक एंटी टीबी ड्रग्स का इंश्योर किया जाए। ठीक है, ये प्रोग्राम है डॉट्स जिसके ज़रिए मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट जो है डेली टाइम पे दवाई ले रहा है या नहीं, और उससे फिर ये रेजिस्टेंस को ख़त्म किया गया है। अच्छा, सबसे पहले देखें आइसोनियाज़िड जो है ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है और पेनिट्रेट करती है रेडिली ऑल टिश्यूज़ में और बॉडी फ्लूइड में, CSF में भी। ठीक है, ये बैक्टीरिसाइडल है, इसका डोज 10 to 15 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से है और मैक्सिमम इसका डेली डोज 300 मिलीग्राम है। ठीक है, 300 तक दिया जा सकता है। अच्छा, ट्वाइस अ वीक डोज इज़ 20 to 30 मिलीग्राम पर kg पर डोज, और ट्वाइस अ वीक अगर दे रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक डोज 900 मिलीग्राम जितना दे सकते हैं।
ठीक हो गया। अब इसमें कुछ जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आइसोनियाज़िड हेपेटोटॉक्सिक भी है और पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाती है। हेपेटोटॉक्सिक भी है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाती है, ये इसके मेन साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे फ़ीवर, रैश, एक्जिमा ये भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन भी जीआई से वेल एब्जॉर्ब हो जाती है और सारे बॉडी टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती है, फ्लूइड्स को भी। और इसमें CSF कंसनट्रेशन 60 to 90% ऑफ द प्लाज्मा लेवल जो है अचीव हो जाते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मा लेवल से 60 to 90% जो है CSF की भी कंसनट्रेशन अचीव हो जाती है रिफाम्पिसिन से। तो रिफाम्पिसिन को याद रखिएगा कि खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद दिया जाता है, क्योंकि फूड के साथ नहीं देना। खाना जो है इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है, यूरिन में एक्सक्रीट होती है। रिफाम्पिसिन का डोज जो होगा ना वो 10 to 20 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से है। मैक्सिमम 600 दिया जा सकता है मिलीग्राम। ट्वाइस डेली डोज देना है तो 10 to 20 मिलीग्राम पर kg पर डोज के हिसाब से वेल टॉलरेटेड ड्रग है। अब ये ना यूरिन को कलर करती है। रिफाम्पिसिन से स्वेट, यूरिन, टीयर, फीसेस ये रेड हो जाते हैं। मेन जो इसका वैसे साइड इफ़ेक्ट है वो है कि ये भी हेपेटोटॉक्सिक है, जॉन्डिस करवाती है। ठीक है, उसके बाद आती है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड जो है ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। इसको हम रिफाम्पिसिन के साथ ही देते हैं और आइसोनियाज़िड के साथ फॉर द फर्स्ट 2 to 3 मंथ। ठीक है, पहले जो 2 से 3 महीने पेशेंट लेगा उसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड और उनके साथ ये पायराजिनामाइड भी देनी होती है। 30 to 40 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से ओरल पर डे। ट्वाइस अ वीक डोज इसका 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज के हिसाब से होता है और मैक्सिमम डोज इसका 2 ग्राम। उसके बाद आती है इथाम्ब्यूटोल। अब इथाम्ब्यूटोल एक हाईली इफ़ेक्टिव और चीप रीप्लेसिंग पायराजिनामाइड बट पुअरली पेनिट्रेटिंग CSF है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, चीप भी है और इसने पायराजिनामाइड को रिप्लेस कर लिया है, लेकिन ये CSF को पुअरली पेनिट्रेट करती है। अच्छा, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, याद रखें, उनमें इथाम्ब्यूटोल जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि वो कलर विजन को असेस नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी विजुअल एक्विटी इतनी अच्छी नहीं होती, कलर विजन को असेस नहीं कर पाते। तो 6 साल से कम उम्र वालों को ये नहीं दी जाती। रीट्रीटमेंट ऑफ आइसोनियाज़िड रेजिस्टेंट केसेस में भी ये यूज़ होती है। ठीक है, अगर आइसोनियाज़िड रेजिस्टेंट केस है, TB उससे सही नहीं हुई, तो उसमें भी हम इथाम्ब्यूटोल यूज़ करते हैं। 20 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से है। मैक्सिमम 2.5 ग्राम दी जा सकती है। ट्वाइस अ वीक डोज इसका बनेगा 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज। अब इथाम्ब्यूटोल का साइड इफ़ेक्ट याद रखना है आपने, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, रेड ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी एंड GI अपसेट, यही इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन वैसे है तो सेकेंड लाइन ड्रग में ही आ जाता है। एक्चुअली स्ट्रेप्टोमाइसिन इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ये थर्ड ड्रग है, तीसरी ड्रग है मिलियरी या मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, मिलियरी TB या मेनिंजियल TB के लिए थर्ड ड्रग है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, ये इफ़ेक्टिव होती है फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसमें भी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इफ़ेक्टिव है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस हुई है, ट्रीटमेंट से सही नहीं हुई TB, तो उसमें भी हम ये यूज़ करते हैं। ये रीजनेबली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेम्ड मेनिंजीज। ये इजीली क्रॉस कर लेती है ब्लड ब्रेन बैरियर को और मेनली किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 20 to 40 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देनी है। मैक्सिमम 600 मिलीग्राम देनी है। इसका साइड इफ़ेक्ट है मिनिमाइज है बाय शॉर्ट कोर्स ऑफ 4 वीक, तो इसीलिए इसमें कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है कि वेस्टिब्युलर और कॉक्लियर पोर्शन 8th क्रेनियल नर्व का डैमेज हो जाता है। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के अटेक्सिया करवाती है, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस और हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद आती हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स जो होती है ना, ये यूज़ की जाती हैं अगर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साथ, या फिर अगर टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम है, यानी फर्स्ट लाइन वाली ड्रग्स टॉक्सिसिटी करवा रही हैं, जैसे हेपेटोटॉक्सिक है और बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं,
वो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अगर वो फेल हो गई हैं, उनसे रेजिस्टेंस हो गई है, तो फिर हम ये सेकंड लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सी आती हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि कैनामाइसिन और एमिकेसिन। ये मोस्ट स्ट्रेन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। वो वाली टीबी जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट हो गई थी, उसमें भी ये इफ़ेक्टिव होगी, कैनामाइसिन एमिकेसिन। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। और भी हम यूज़ करते हैं सेकंड लाइन में, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, एथियोनामाइड है, एक्सेट्रा। ठीक है, कैप्रियोमाइसिन भी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम एक्चुअली याद रखें ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में इंडिकेट करते हैं, एंडोब्रोंकियल डिजीज़ यानी लोकलाइज्ड एयर ट्रैपिंग हो गई है लंग्स में, कोलैप्स हुआ है, कंसोलिडेशन इलेजन उनमें। ठीक है, एंडोब्रोंकियल डिजीज़ में। इसके अलावा मिलियरी डिजीज़ में भी स्टीरॉयड देते हैं विथ एल्वियोलो कैपिलरी ब्लॉक, ऐसी मिलियरी डिजीज़ विथ एल्वियोलो कैपिलरी ब्लॉक। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस अगर हुआ है, टीबी में अगर पेरिटोनाइटिस हुआ है, और या फिर अगर प्लूरल एफ्यूजन हुई है, तो उनमें भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी हैं तो उसमें प्रेडनिसोलोन यूजुअली दी जाती है 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 4 से 6 हफ्ते। और इसमें हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के स्टीरॉइड्स को ग्रेजुअली विथड्रॉ किया जाता है ओवर सेवरल वीक्स, टैपर किया जाता है इसका डोज। फिर आती है प्रिवेंशन। टीबी की प्राइमरी प्रिवेंशन है बीसीजी वैक्सीन। ये ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की इस्टेब्लिशमेंट को ही प्रिवेंट करती है। ठीक है, वैक्सीनेशन लगवानी होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है आइसोनियाज़िड थेरेपी, ये एक्चुअली प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव डिजीज़ आफ्टर द इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड। अगर किसी को हो गई है ट्यूबरकुलोसिस तो एक्टिव डिजीज़ होने से बचाने में फिर आइसोनियाज़िड हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अच्छा, बीसीजी की जो वैक्सीनेशन है ये होस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देती है, जो हमें बचपन में भी लगी हुई है बीसीजी वैक्सीन, उससे होस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी टू द माइकोबैक्टीरियल एंटीजन, और इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा एंड द प्रोग्रेशन टू डिजीज़ इफ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन विद एमटीबी अकर, यानी आगे जाके अगर कभी भी कॉन्टैक्ट होता है टीबी के साथ तो उसको प्रिवेंट करेगी ये वैक्सीन। यूजुअल लोकल रिएक्शन टू द इंट्राडर्मल बीसीजी वैक्सीन इज़ अ पेप्यूल। हम जब भी इसकी वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो एक पेप्यूल बनता है लोकली उस जगह पे, वो पेप्यूल अल्सरेट करेगा और उसमें एक परमानेंट स्कार बन जाता है 2 महीनों के अंदर। वो पूरी ज़िंदगी हमें भी है और सबको होता है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। ठीक हो गया, यहाँ पे हुई बीसीजी वैक्सीन। अच्छा, प्रिवेंटिव थेरेपी विद आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड प्रिवेंटिव थेरेपी जो होती है ना, ये बच्चों में इंडिकेट की जाती है with a positive tuberculin test but with the no clinical और radiographic evidence of tuberculosis। ना तो बच्चे के रेडियोग्राफ पे कोई ऐसा टीबी का एविडेंस है, चेस्ट एक्सरे बिल्कुल सही आया है, ना ही बच्चे को क्लिनिकली साइंस एंड सिम्टम है टीबी के, लेकिन हमने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया तो उसमें हमें इंड्यूरेशन मिल रही है और बच्चा पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में हम आइसोनियाज़िड प्रिवेंटिव थेरेपी यूज़ करते हैं। दूसरा कि अगर बच्चा ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसका नेगेटिव है लेकिन उसको रीसेंट एक्सपोजर हुआ है किसी एडल्ट के साथ जिसको कंटेजियस टीबी थी, उसके साथ बच्चे का कांटेक्ट हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट लेकिन नेगेटिव है, फिर भी हम उसको आइसोनियाज़िड प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे। इसी तरह कोई बच्चा जो शो कर रहा है रीसेंट कन्वर्जन ऑफ द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आफ्टर एक्सपोजर टू अ कंटेजियस केस, यानी अब उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसका एक्सपोजर हुआ है किसी कंटेजियस केस से, ट्यूबरकुलिन टेस्ट अब कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, तो उसमें भी हमें बच्चे को आइसोनियाज़िड प्रिवेंशन देनी है। तो 1 साल का कोर्स होता है आइसोनियाज़िड प्रिवेंटिव थेरेपी का और उसमें एफिकेसी प्रूवन हुई है। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद देखते हैं, अच्छा, टीबी को अगर हम क्विकली रिवाइज़ करें, टीबी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, लंग्स को अफेक्ट करेगी लेकिन बाकी बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। पहले बेसिलाई चला जाता है एल्वियोलाई में, लॉज हो जाता है, फिर बेसिलाई जो है वो एक रिक्रूटमेंट करवाएगा मैक्रोफेजेस की और लिम्फोसाइट्स की, वहाँ पर रिक्रूटमेंट करवाएगा, तो सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा और डाइसेमिनेट कर जाता है लिम्फेटिक्स के थ्रू और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू।
मैक्रोफेजेस में एपिथेलॉइड और लैंगरहैंस सेल्स ट्रांसमिशन होती है टू द एपिथेलॉइड एंड लैंगरहैंस सेल्स, जो एग्रीगेट होके लिम्फोसाइट्स के साथ एग्रीगेट होके ग्रेन्युलोमा बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं कैजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, जो कि इस टीबी का हॉलमार्क है। ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में हमने कहा गोन फोकस होता है, लिम्फेंजाइटिस एंड लिम्फेडिनाइटिस। अच्छा, वैसे गोन फोकस होता है ना, वो प्राइमरी लेजन है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्युलोमा की एग्रीगेशन होती है इन द पेरिफेरी ऑफ द लंग। लेकिन गोन कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है कैल्सिफाइड प्राइमरी लेजन का, यानी गोन फोकस का, प्लस में लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व हुआ है उसको हम कहेंगे गोन कॉम्प्लेक्स। फिर रैंकी कॉम्प्लेक्स क्या है? जब गोन कॉम्प्लेक्स में फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन, तो हम उसको कहेंगे रैंकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब लेटेंट टीबी क्या है? मतलब कि पेशेंट जिसको माइकोबैक्टीरियम टीबी से इन्फेक्ट हुआ लेकिन एक्टिव टीबी उसको नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ लेकिन एक्टिव नहीं है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, आप एपिडेमियोलॉजी देखें, रीसेंट इमिग्रेंट्स, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन जैसे HIV, क्रोनिक डिजीज़, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, उनको हो सकती है ये टीबी। अडोलेसेंट बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, प्रोन होती हैं टू डेवलप एक्टिव टीबी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, फटीग, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस। ठीक है, पल्मोनरी टीबी होगा जिस तरह हमने सारे डिस्कस किए, तो उसमें क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी, प्लस प्लस माइनस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, साथ में हेमोप्टाइसिस। ठीक है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी। चेस्ट एक्सरे पे कंसोलिडेशन या कैविटेशन, लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है। नॉन रिजॉल्विंग नमोनिया होगा डिस्पाइट द स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, उसके बावजूद नमोनिया सही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो टीबी होगा, पल्मोनरी टीबी। मिलियरी टीबी में वाइड स्प्रेड, स्पेशली लंग्स में, एब्डोमिनल ऑर्गन, मैरो, CNS, इसमें डायसेमिनेटरी स्प्रेड हो जाता है। चेस्ट एक्सरे में 2 to 4 मिलीमीटर जितनी मिलेट सीड जितनी लेजन्स होंगी थ्रू आउट द लंग, मल्टीपल लेजन्स होंगी। अब अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, लिम्फ नोड्स में मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड लिम्फ नोड होता है, सर्वाइकल और मेडिस्टिनल ज़्यादातर कॉमन है। पेन लेस, लिम्फेडिनोपैथी होती है, इनिशियली तो मोबाइल है लेकिन फिर वो मेटेड और सुपरेटिव हो जाता है। GI डिजीज़ में मोस्ट कॉमन आपने याद रखना है इलियोसिकल डिजीज़। ठीक है, राइट इलियक फोसा पे मास मिलेगा अगर GI डिजीज़ होगी, राइट इलियक फोसा में मास होगा। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, उसमें फिर एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टेंशन, असाइटिक फ्लूइड, एक्सुडेटिव विद द प्रीडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। अगर पेरिकार्डियल डिजीज़ हुई है तो उसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, JVP रेज्ड होगी, पेरिकार्डियल डलनेस ज़्यादा होगी। कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस हो सकता है, JVP रेज्ड, अर्ली थर्ड साउंड। CNS को अफेक्ट करेगी तो मेनिंजाइटिस होगा, ट्यूबरकुलोमा बनेंगे। बोन और जॉइंट डिजीज़ में पॉट्स डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमन लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन में। श्वास एब्सेस भी बन सकता है, कोल्ड एब्सेस इन द इनगोइनल रीजन। इन्वेस्टिगेशन अब क्या करवा रहे थे हम? स्क्रीनिंग जो है लेटेंट टीबी की। लेटेंट क्या था कि पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है माइकोबैक्टीरियम टीबी के साथ, लेकिन पेशेंट को एक्टिव टीबी के जो है वो उसको एक्टिव टीबी नहीं है लेकिन वो इन्फेक्शन हुआ है उसको, तो उसको हम कह रहे हैं लेटेंट है टीबी। उसमें लेटेंट टीबी की स्क्रीनिंग के लिए हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या मोन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी, ये सब इसी के नाम है, ये करवाएंगे। 0.1 ml PPD हमने इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली वोलार सरफेस पे, जैसे पाम वाला पोर्शन है आर्म का, वहाँ पे 4 आर्म पे। तो ट्रांसवर्स विड्थ जो होती है ना मिलीमीटर में इंड्यूरेशन की, इरिदमा नहीं इंड्यूरेशन जो है ना स्किन का, वो हमने 48 to 72 आवर्स के बाद मेजर करना है। PPD सिर्फ जो है लेटेंट टीबी में ही यूज़फुल है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में। इसको हम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में नहीं करते, या फिर जिनका चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल है उनमें भी हम ये नहीं करते। ठीक है, 15 से ज़्यादा है इंड्यूरेशन तो ये पॉजिटिव है विथ नो रिस्क फैक्टर्स फॉर टीबी। अगर इंड्यूरेशन 10 से ज़्यादा है, 10 मिलीमीटर से, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अगर वो प्रिजनर है, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग होम में काम करने वाले, होमलेस शेल्टर एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पर्सन विद द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, CKD, CA हेड एंड नेक, या IV ड्रग यूज़र। लेकिन अगर इंड्यूरेशन 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको तब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अगर इसका रीसेंट कॉन्टैक्ट हुआ है एक्टिव टीबी के साथ, या ये HIV पॉजिटिव है, या ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो 5 पे भी हम इसको कहेंगे पॉजिटिव इनको। अगर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कब आता है?
अगर पेशेंट को सीवियर टीबी हो ना तो उसमें हमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, होगा पेशेंट पॉजिटिव लेकिन हमें रिपोर्ट में नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह न्यू बॉर्न्स में, एल्डरली में भी फॉल्स नेगेटिव होता है। HIV में अगर CD4 काउंट 200 से कम है, मैल न्यूट्रिशन, मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो ये हो गई PPD या ट्यूबिकुलिन टेस्ट। दूसरा होता है इंटरफेरॉन गामा रिलीज से आइग्रा, उसमें जो है क्वांटिफेरॉन और T स्पॉट टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। क्वांटिफेरॉन एंड T स्पॉट टेस्ट, वो पेशेंट जो कि पहले इन्फेक्ट हुए हैं टीबी के साथ, तो उनके T सेल्स बहुत सारा अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन गामा बना रहे होते हैं व्हेन एक्सपोज टू द TB एंटीजन, ठीक है। अगर उनको एक्सपोज करते हैं हम TB एंटीजन के साथ तो वो बहुत सारा गामा, इंटरफेरॉन गामा बनाएंगे। तो इससे जो है ना एंटीजन डिटेक्ट एंटीजन नॉट प्रेजेंट इन द BCG वैक्सीन और इन मोस्ट टाइप ऑफ नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, देयरफॉर फीवर फॉल्स पॉजिटिव एंड सुपीरियर टू ओल्डर मोनटॉक्स टेस्ट। इसमें भी फॉल्स पॉजिटिव का रिस्क है लेकिन फिर भी ये मोनटॉक्स से ज़्यादा सुपीरियर है। उसके बाद है हाउ टू डील विथ लेटेंट टीबी। अगर लेटेंट टीबी प्रूवन है तो फर्स्ट हमने एक्सक्लूड करना है एक्टिव टीबी को, चेस्ट एक्सरे करवा के या स्पूटम कलेक्ट करके या दोनों। हमने एक्टिव को रूल आउट किया। अगर पेशेंट को कोई एक्टिव डिजीज़ नहीं है तो उसका मतलब है लेटेंट टीबी प्रूवन है और उसको रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द रीएक्टिवेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, स्टार्टेड ऑन आइसोनियाजिड ओरली फॉर 9 मंथ, ठीक है। 9 महीनों तक हम उसको आइसोनियाजिड स्टार्ट कर देंगे लेटेंट टीबी में। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन क्या है एक्टिव पल्मोनरी टीबी के लिए? चेस्ट एक्सरे किया जाता है, कंसोलिडेशन विथ या विदाउट कैविटेशन, प्लूरल इफ्यूजन मिल सकती है उस पर, थिकनिंग या वाइडनिंग ऑफ द मेडिस्टिनम बाय हाइलर मेडिस्टिनल एडिनोपैथी, ट्यूबरक्यूलोमा मिल सकता है 0.5 से 4 सेंटीमीटर की सेमी कैल्सिफाइड वेल डिफाइंड सॉलिटरी कॉइन लेजन जो CA लंग के लिए भी मिस्टेकन हो सकती है, या हमें एक्सरे पे मिलियरी टीबी भी मिल सकती है 2 to 4 मिलीमीटर जैसे मिलेट सीड जैसे लेजन होंगे थ्रू आउट द लंग। दूसरा एक्सरे के अलावा स्पूटम कल्चर, स्पूटम स्टेनिंग एंड कल्चर, मॉर्निंग 3 मॉर्निंग स्पूटम रेकमेंड किए जाते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड, और ये कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द एसिड फास्ट बेसिलाई स्मेयर एंड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा है स्पूटम जीन एक्सपर्ट, स्पूटम जीन एक्सपर्ट या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, इसमें टीबी बैक्टीरिया का DNA डिटेक्ट होता है और स्पूटम सैंपल यूज़ करके रिजल्ट जो है लेस देन 2 आवर्स में ही मिल जाता है, ठीक है। और इसमें जो है हम जेनेटिक म्यूटेशंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो रेजिस्टेंस करवाती हैं ड्रग रिफाम्पिसिन के साथ, तो वो रेजिस्टेंस का भी पता लग जाता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखा, लेटेंट टीबी में हम आइसोनियाजिड देते हैं 9 महीनों तक। अगर एक्टिव टीबी है तो इनिशियल फेज़ 2 महीनों तक आइसोनियाजिड देनी होती है, रिफाम्पिसिन एंड पायरेसिनामाइड। फिर अगले 4 फेज़ होते हैं कंटिन्यूशन फेज़ के, ठीक है। इनिशियल फेज़ में 2 महीने हमने ये देनी है ड्रग्स, अगला कंटिन्यूशन फेज़ में हम 4 महीनों तक देंगे सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, ठीक है। अगर कम्युनिटी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथाम्बुटोल भी ऐड करेंगे। अगर टीबी मेनिंजाइटिस है तो हम स्टीरॉइड्स भी ऐड करेंगे। एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट जो होता है ना 9 से 12 महीनों वाला, वो हम तब देते हैं अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है, या ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, मिलियरी टीबी है, या फिर अगर मेनिंजाइटिस है तो मिनिमम मेनिंजाइटिस में मिनिमम 12 महीने तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रग डोज एंड कॉम्प्लिकेशन। आइसोनियाजिड सबके तकरीबन 10 to 20 इसी तरह था मिलीग्राम पर kg के हिसाब से। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है और हेपाटाइटिस। रिफाम्पिसिन में ऑरेंज रेड कलर्ड बॉडी सिक्रीशन, यूरिन टीयर और हेपाटाइटिस। इथाम्बुटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस फॉर द ग्रीन, डिक्रीज विजुअल एक्विटी। पायरेसिनामाइड आप याद रखें हाइपर यूरिसीमिया और गाउट करवाएगी, हेपाटाइटिस करवाएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन में 8th यानी वेस्टिबुलर नर्व डैमेज और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है टॉपिक विच